नहीं इतना छोटी। ये नेचुरोपैथी के अंदर डाइट एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि डाइट से ही हम सब कुछ को संभाल सकते हैं अपनी बॉडी को। तो अभी इसके सिर्फ इंट्रोडक्टरी ही है हमारा। हमें डिटेल में समझने के लिए तो बहुत उसमें घुसना पड़ेगा अंदर, क्योंकि सभी फल फ्रूटों के बारे में, विटामिन के बारे में, अमीनो एसिड, क्या क्या चीज हमारी बॉडी खुद बनाती है, कुछ चीजें हमें अपने बाहर से लेनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है, कुछ इम्यूनिटी हमारे में होती है ऑलरेडी, कुछ हमें लेनी पड़ती है जो हम फल सब्जियों से मिलती है। तो इन्हीं को चर्चाओं को, इन्हीं समझ को आगे बढ़ाते हुए मैं सक्सेना जी से कहूंगा कि सक्सेना जी आगे उसको देख बताएं हमें कि हम और क्या क्या सीख सकते हैं और समझे हम उनको। सक्सेना जी। सक्सेना जी का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है लगता है। हो गया। सर ने क्या हो कर गया? दिया अनम्यूट। हाँ जी, सक्सेना वैसे भी वीडियो डॉक्टर वीडियो ऑन सक्सेना कर साहब दिया आगे तो शुरू करिए आगे। आ गया। नमस्कार सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। उपस्थित सभी गणमान्य, समर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों के आने से ही मेरे ज्ञान की शोभा है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो आप लोगों का आभार, धन्यवाद। कल मैंने आप लोगों से आधे घंटे की छुट्टी मांगी थी। आज मैं उसकी पेनल्टी भी आपके सामने मैं भुगतने को तैयार। आपके जो भी प्रश्न अब तक के सेशन में रहे हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले पूछना चाहते हैं तो पहले पूछ लें, और अगर सेशन के बाद अगर आप पूछना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत। जितना मेरे अंदर ज्ञान है कोशिश करूंगा कि आपको वैज्ञानिक रूप से सही उत्तर दे सकूं। कल हम लोगों ने 2 सेशन में हम लोगों ने फूड को खत्म किया है। अगर मैं फूड की बात करता हूँ तो फूड कम से कम 2 महीने चलने वाली चीज है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, इनका जो फंक्शन है इंट्रासेल्युलर लेवल पर हमारी बॉडी में क्या होता है, इसके साथ में जो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है, विटामिन, मिनरल्स, उनको अगर हम एक एक को अलग अलग करेंगे तो हमको करीब 2 महीने लगेंगे। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में इसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये बहुत लंबा है। विटामिन बी, बी ग्रुप को एक्सप्लेन करना, उसके बाद में सारे मिनरल्स को, उनकी डिफिशियंसी, उनसे होने वाली बीमारियां, और किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ये सारा कुछ जो है वो बहुत लंबा है, इसलिए उसको बंद कर दिया। वहीं तक आपको इंट्रोड्यूस करा दिया कि भोजन जो है वो हमारा स्वास्थ्य कारक भी है और रोग कारक भी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, कैसा भोजन लेते हैं। मैंने आपको निवेदन किया था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये बात हमारे जो सीनियर्स बोल गए हैं, और हम जो आज साइंटिफिक बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई। इसमें ऐसा नहीं है कि अलग है या उनका बोला हुआ हमारे इसमें सूट नहीं करता है, तो वो सब सूट करता है। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को मानती है कि आपका भोजन ही जो है आपके शरीर में जो बायोबिलिटी को बनाता है, जो अमीनो एसिड्स और जो बना
चीजें चाहिए उसको, प्रोटीन्स एंड आफ्टर दैट के अपना मिनरल्स एंड विटामिन, उन सब के लिए आपका भोजन जिम्मेदार है। जैसा भोजन आप खाएंगे वैसा आपको रोग लगेगा। आज हम नया एक सेशन लेते हैं क्योंकि सुषमा मैम जाने वाली हैं, और ये एक ऐसा है कि भोजन के बिना तो आप 45 दिन कम से कम काट लेंगे, लेकिन शायद श्वास के बिना आप 45 मिनट भी ना काट पाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये वाला सेशन ले लिया जाए, और बड़ा हमारी शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। सर हालांकि मेरे हम, से एक सवाल पूछना है। आ, जी आपने जो बताया था कि एक एक हमारा मसाले को बॉईल, रात को भिगो के बॉईल करके सुबह लेने के लिए, क्या वो हम दिन में किसी टाइम पे ले सकते हैं? जैसे शाम की अगर चाय की जगह उसको ले ले सुबह की बजाय। हाँ ले सकते हैं। मतलब देखिए, वो तो आपके खाने की चीज है, कोई मेडिसिन तो है नहीं। नहीं नहीं, पर इफेक्ट का तो फर्क हाँ पड़ता है या नहीं पड़ेगा? हाँ, तो नहीं नहीं, उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रात में गला देती हैं, दूसरे दिन सवेरे नहीं ले पाती हैं, आप दोपहर में लेना चाहती हैं, तो आप ले सकती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाना खाने के बाद भी आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है जो आपके लीवर में बनता है, उसको भी इम्प्रूव करेगा, आपका इंडाइजेशन खत्म करेगा, बहुत सारी चीजें खत्म करेगा। जैसे मैं आदरणीय गौर साहब की अगर बात करूं, तो गौर साहब ने एक छोटी चीज पे जो अपना फोकस ध्यान फोकस किया हुआ है, और उनको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा गौर साहब से कि गौर साहब, वो एक एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं हाइड्रोथेरेपी का, एक बार ठीक से आप इन लोगों को समझा दें, ताकि अगर ये लोग उचित समझे और मोटिवेट हो सकते हैं, तो ये अपनी बहुत सारी जो पेट की बीमारियां हैं, शरीर की बीमारियां हैं, जिनके लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कई तरीके से बात करते हैं, हमारे घर में सारा उपलब्ध है। हमें कोई बाजार से कुछ खरीदना नहीं है, और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वह शर्त ये होती है कि हमारा डिवोशन हो, हमारी रेगुलरिटी हो, हमारी पंचुअलिटी हो, और हम करना चाहते हो। ठीक है। तो अगर अगर लक्ष्मण जी को संजीवनी आई थी, अगर वो संजीवनी नहीं पीते तो शायद वो ठीक नहीं होते, तो हमें पीना तो पड़ेगा। अगर इस दुनिया में आए हैं और जीवन अगर जहर है, तो पीना तो पड़ेगा। तो उसको कैसे अमृत में बदलना है, ये आप लोगों के ऊपर है। इस क्लास में आप सब लोग वो चीज सीख रहे हैं जो साइंटिफिकली हमारे जीवन को एक स्वास्थ्य दे सकती है। तो आदरणीय गौर साहब, एक 5 मिनट में आप थोड़ा सा इनको ब्रीफ कर दीजिएगा, और मैं समझता हूँ इन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जिनकी खिड़कियां बंद हैं, अगर वो किसी ऐसी स्थिति में नहीं है जहाँ खिड़की बंद करना आवश्यक हो, तो खोल लें, क्योंकि गौर साहब को भी देखें और गौर साहब के एक्सप्रेशंस को भी देखें। तो आदरणीय गौर साहब, आप अपनी कैसेट लगा दीजिए। डॉक्टर सक्सेना जी ने जैसे मुझे एडवाइस किया था शुरू में कि रैप एंड वेट थेरेपी करूं मैं, तो उसमें ये है, एक कपड़ा मैंने पेट पे गीला करके रखता हूँ, एक गर्दन में कपड़ा रखता हूँ और एक माथे पे रखता हूँ। तो पहले शुरू शुरू में मैंने माथे पे कपड़ा रखा, लेकिन अब मैंने वो कपड़ा रखने की बजाय मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाना शुरू किया। तो इनिशियली तो मैंने पहले 2 दिन तो मैंने गर्दन में और माथे पे नहीं रखा, तो मेरे गर्दन से ऊपर बहुत ज्यादा पसीना आया था। तो फिर मेरी बातचीत हुई, तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, गर्दन पे और माथे पे रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही होगा। और उससे ये है कि अब मैंने गर्दन पे और पीठ पे तो कपड़ा लपेटता हूँ, माथे पर मैं मुल्तानी मिट्टी लगाता हूँ गीली करके, और वो 10-15 मिनट के अंदर ड्राई हो जाती है, तो फिर मैं दोबारा से लगा लेता हूँ, गीला कर देता हूँ उसको, या थोड़ी और लगा लेता हूँ मुल्तानी मिट्टी। तो अब तक तो मेरे को नहीं ऐसा अनुभव हुआ था। शुरू शुरू में तो मेरे को खास नहीं फर्क नजर आया था, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे लगा कि मेरी बॉडी में से काफी टॉक्सिसिटी निकल रही है। वो कपड़े एकदम, मतलब जो उन्हें दोबारा से धोता था,
तो एकदम ब्राउन कलर का पानी बन जाता था वो। और आज जैसे मैंने फील फील किया कि जो मतलब मैंने पट्टियां भी रखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बॉडी जो थी पूरी कंप्लीट स्वेटिंग में थी। वो मौसम का भी था और कुछ उस हाइड्रोथेरेपी का भी था। और आज वो और ज्यादा टॉक्सिसिटी मेरी बाहर निकली। अच्छा, इससे मुझे एक फर्क पड़ा है कि मेरा जो पेट में जो टाइटनेस थी वो अब नरम हो रहा है थोड़ा। मतलब मुझे हार्डनेस नहीं लगती पेट में, सॉफ्टनेस लगती है। जो मुझे एसिडिटी सी महसूस होती थी या पेट में जलन सी महसूस होती थी, तो वो अब मेरी बंद हो गई है, मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है। तो इम्प्रूवमेंट तो आ रही है। और इवन मेरा 1-1.5 किलो मतलब पिछले 10-12 दिन में अपनी मेरी वही खुराक है, खाना पीना वैसा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा करीब 1.5 किलो वजन कम हुआ है। तो मैं सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अगर महीना 1.5 महीना और करूंगा तो मेरी बॉडी से टॉक्सिसिटी भी निकलेगी, और साथ में थोड़ी सी जो आगे मसल्स बने हुए हैं पेट के वो थोड़े से कंट्रोल्ड आ जाएंगे, थोड़ी शेप में आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी ट्राई करें, जिनको खासकर, क्योंकि मैंने अपने में फर्क देखा है कि वजन भी कम हुआ है और पेट भी थोड़ा सा नरम हुआ है, थोड़ा अंदर भी गया है 1-1.5 सेंटीमीटर। मतलब इंच में तो नहीं गया है, 1.5 सेंटीमीटर के करीब कम हुआ है पेट। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश क्या करना चाहिए। बॉडी को अच्छा ही, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है उसके बाद। मतलब एकदम तरोताजा हो जाते हैं कि बॉडी से टॉक्सिसिटी निकल गई, टॉक्सिन निकले हैं, तो बॉडी एकदम रिलीफ महसूस होती है, फ्रेशनेस आ जाती है। तो यही है मेरी एडवाइस कि आप ट्राई कर सकते हो इसको, और अपने अपने आप को बेटर कंडीशन में महसूस कर सकते हो उसको। हाँ जी, डॉक्टर सक्सेना, आप आगे। तो जितने पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है ना, उन लोगों ने समझा होगा। मैं तो भोपाल में बैठा हूँ, गौर साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं। केवल बताया था, इन्होंने फॉलो किया, परिणाम आपके सामने वो खुद बता रहे हैं। और अगर आप बिलीव करते हैं गौर साहब के ऊपर, तो आप लोग भी करें और उसका लाभ उठाएं। और देखें कि आपकी जो पैसे खर्च होते हैं वेट लॉस करने में, या जो हमारे वेली फैट होता है, वेली फैट हमारा रिड्यूस नहीं होता है, तो वो कैसे रिड्यूस होता है, और एक मतलब सॉफ्टनेस कैसे डेवलप होती है, साथ में आपका जो इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कितना चेंज आता है। अगर आप लोग चाहें कि इसमें ये कैसे फंक्शन करता है तो वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ पहले आप लोग करें, फिर हम इसके ऊपर एक जो साइंटिफिक जो इसका वो है कि कैसे काम करती है हमारी बॉडी के अंदर गीली पट्टी, मतलब हाइड्रोथेरेपी, फिर हम उसको एक्सप्लेन करें तो वो अच्छा है। ठीक। आ, सृजना जी ने तो काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया है? क्योंकि आज की क्लास के बाद हम एक हफ्ते के लिए हम लोग बिछड़ जाएंगे, तो आप अपना बता दें, फिर मैं सुनीता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने बारे में बताएं, उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, कि क्या क्लास सुनने के बाद में कॉपी बंद और भारत माता की जय। तो सृजना जी आप शुरू हो जाएं, जो आपने अनुभव किया है क्लास के अंदर, और हाँ जो जी। आपने सीखा, आपने जो प्रैक्टिकल किया उसको एक्सप्लेन करें, ताकि हाँ दूसरे जी। पार्टिसिपेंट आपकी आपकी चीजों से मोटिवेट हों, और उनके अंदर एक भरोसा डेवलप हो कि वाकई में ये छोटी मोटी चीजें हमारी बॉडी में काम करती हाँ जी। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली मेरे को एसिडिटी होती थी और कॉन्स्टिपेशन भी था। तो सक्सेना जी ने बोला कि आप, मैंने फिर उन्होंने बोला कि क्या है, जिंजर, जो ड्राई जिंजर और पीपली एंड काली मिर्च, उसको प्रॉपर मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में ले लो और पीस के मिक्स करके आप लेना शुरू करो। तो जैसे इन्होंने बताया, 1 वीक हो गया, 1 वीक से थोड़ा 10 डेज हो गया। तो जैसे शुरू किया तो मेरे मेरे को थोड़ा सा फर्क लगा।
और शुरू शुरू में थोड़ा आई, अभी काफी फर्क है। और उसके साथ साथ कैस्टर ऑयल भी बोला था इन्होंने, और कैस्टर ऑयल भी मैंने 10 डेज से भी ज्यादा लिया। कैस्टर ऑयल शुरू शुरू में तो कुछ हुआ नहीं, फिर मैंने ये जो जिंजर का जो ड्राई उसका उसके साथ लिया। उसके साथ तो नहीं, मतलब थोड़ा सा वो गैप रखा था, पर इसको भी लेना शुरू किया तो इससे काफी फायदा हुआ मेरे को अभी काफी। जैसे ब्लोटिंग एंड मेन है कंस्टिपेशन में काफी मेरे को आसान हो रही है एक्चुअली ना, काफी फर्क है। मैंने बाकी एक्सपेरिमेंट इसका ये जो हाइड्रोथेरेपी मैंने नहीं किया, तो ये था मेरा। देखिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारे पास एलोपैथी में होती है पेंटाप्राजोल, रेपिप्राजोल, है ना। और भी कई इस तरह की मेडिसिन होती हैं, डोमपेरिडोम के साथ में कंपोजिशन होते हैं। और कई लोगों को इतनी होती है एसिडिटी के वो लोग मतलब सवेरे उठ के सबसे पहले जो है वो गोली खाते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। अच्छा, इतने समझदार होते हैं वो लोग कि एसिडिटी का इलाज नहीं करते, वो गोली खा करके खाना खाते हैं। लेकिन श्री जना जी ने जिस जो किया है वो इस बात का सूचक है कि अगर हम अपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और विदाउट साइड इफेक्ट। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक अगर आप लेते हैं पेंटाप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, सोमोप्रोजोल, तो ये गोलियां जो होती हैं ये हमारे मेडिकल लाइन में बोली जाती है H2 इनहिबिटर, है ना, या प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर को अगर हम लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आकर के हमें बहुत सारी नुकसान और तकलीफें होती हैं। आई विल नॉट गो इन डिटेल कि मतलब क्या तकलीफें होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें डॉक्टर साहब के पास ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये एक इन्होंने अच्छा किया, और मेरे ख्याल से सुनीता जी ने कुछ किया होगा आई थिंक। और उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौमिता जी से कि मौमिता जी आपने कुछ किया है, क्योंकि ये तो खुद भी नेचुरोपैथी में कर रही हैं। और हमें लगता है कि लगभग 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीना खत्म हो रहा है हमारा। तो एक हमें एक समरी करना चाहिए कि हमने क्या सीखा, और जो पैसे खर्च किए हैं उसका लाभ हमें हुआ है कि मतलब हम केवल अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो सुनीता जी, आज आज आपका नंबर है, आप बताइए हाँ। आपने इस बात में क्या सीखा। नमस्कार सर। मैंने दो तीन चीजें करी। एक तो पहले मैं सौंफ का पानी ले रही थी, तो थोड़े दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे उससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पता नहीं मुझे उसकी वजह से था या कुछ और था। उसके साथ साथ मैंने रात में थोड़ा खाना रिड्यूस कर दिया था कि मतलब जैसे सब्जी या कुछ भी चीज या रोटी सबकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर दी थी। तो उससे थोड़ा मुझे ऐसा फील आ रहा था कि वेट, मतलब थोड़ा हल्का हल्का फील हो रहा था। वेट तो मैं एकदम नहीं जान सकती कि, क्योंकि मैंने मेजर किया नहीं था। फिर थोड़े समय बाद मैंने ऐसा सोचा कि मैं थोड़ा उसमें अजवाइन भी मिला देती हूँ, हालांकि आपने बोला नहीं था। तो मैं अजवाइन और सौंफ दोनों मिला के उसके बाद बॉईल करके, मतलब रात में भिगो के बॉईल करके भी थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गैस्ट्रिक भी, मतलब मुझे अच्छा लाइट लग रहा है, और स्टमक भी कोई टाइटनेस नहीं है। और थोड़ा इसकी वजह से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरी बॉडी, मतलब मुझे शायद 1 किलो या ऐसा कुछ 1.5 किलो का फर्क आया होगा, हालांकि मैंने मेजर किया नहीं। दू- दूसरा, खाने पीने में मैंने बाहर का सब कुछ ही बंद कर दिया था, मतलब कोई भी चीज कुछ भी नहीं ले रही थी। तो उससे भी थोड़ा फ्रेशनेस सा रहता था। और कल कल किसी ने मुझे जबरदस्ती ब्रेड सैंडविच बाहर का खिलाया। खाते ही पेट में ऐसा दर्द सा, मतलब मुझे लगा इंस्टेंट रिएक्शन हुआ, जबकि बाहर का खाना खाने के बाद तो 6 घंटे या 3 घंटे या इसके बाद कुछ पता चलना चाहिए। तो मुझे तो तुरंत लगा कि ये खाना ठीक नहीं है। और जैसे आप बोलते हो ना कि लिसन योर बॉडी, तो मुझे ऐसा लगा कि बॉडी तुरंत बता रही है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और खाने पीने में ध्यान देती हूँ कि ये हेल्दी है कि हेल्दी नहीं है। मतलब एक एक माइंड मेरा वो देख रहा होता है कोई भी चीज खाने से पहले। बाकी अभी तो ठीक लग रहा है। और वो जो आप तिल और वो बोल रहे थे खसखस, वो मैंने भून के खाया,
और कभी कभी थोड़ा सा नारियल का तेल भी लिया है। हालांकि मैं नी पेन में बहुत रिडक्शन नहीं मानूंगी, पर फिजियोथेरेपी और ये दोनों साथ साथ के कारण थोड़ा रिडक्शन तो है। हाँ जी सर। नी पेन के लिए तो सुनीता जी, हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमारे आदरणीय गौर साहब है, इनको मर्म थेरेपी आती है। तो अगर आप लोग पास पास हो तो इनसे मिल लीजिए, सीख लीजिए इनसे अपने। जी सर। दूसरा है कि कुछ भी आपका नी पेन में आपको आराम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कटोरी होती है, मतलब हमारी दो बोन होती है। एक होती है हमारी फीमर, ऊपर से आती है, दैट इज कॉल्ड द थाई थाई बोन। और नीचे हमारे जो पैर होता है, फिबुला। जिसके नीचे मेटाटार्सल होता है, और मेटाटार्सल साथ में हमारी दो बोन्स आती हैं, ठीक है ना। इनके बीच में हमारा ये रहता है, जो टेंडन और मसल्स रहते हैं, उसके बीच में यहाँ कटोरी लगती है, दैट इज कॉल्ड द पटेला। तो पटेला आपका अगर जाम हो जाएगा तो आपको नी में पेन होगा। दूसरा, ये जो हैमस्टर मसल है, ये वाली जो थाई से आ रही है, ये अगर टाइट हो जाएगी तो ये भी दिक्कत देगी आपको। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप इसकी मसल्स को रिलैक्स करें, इसकी मसल्स को रिलैक्स करें, काफ लेग की मसल्स को रिलैक्स करें, और घुटने के अंदर जो कटोरी है उसको इस तरह से मूव कराएं, दोनों तरफ से, है ना, इधर से इधर से इधर से। तेल लगा मूवमेंट। के कर लें उसको थोड़ा सा, ताकि आपको पेन कम हो। तो जैसे ही आपका जो पटेला का मूवमेंट प्रॉपर आएगा और वो अपनी जगह पे आ जाएगा, यू विल बी वंडर के आपका जो पेन है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। क्योंकि मंदिर में अभी मेरे पास एक फीमेल है जो है 78 साल की, जी और सर। उनको जो है दोनों घुटने उनके जाम है। मैंने वो पिछली बार कराना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने उनको बोला कि इनसे करा के देखो आप। हम लोग वहाँ पे 100 रुपए लेते हैं जी। फीस। हम्म। चाहे भले 1 घंटा मेहनत करें, लेकिन उसमें हम लोग हम्म। 100 से 1 पैसा ऊपर नहीं देते। मतलब फीस ज्यादा नहीं है। हाँ। तो 75 साल 78 साल की वो महिला थी, जिनको मैं आशा दी बोलता हूँ, उनका नाम आशा है, बड़ी है तो मैं आशा दी बोलता हूँ उनको। जी। मैंने उसमें मैं मेहनत करी। ईश्वर जी, ये किसका माइक खुला हुआ, बंद कर लें, डिस्टर्ब हो रहा है दूसरों को। अभिनंद्या अनिंद्या कुमार। तो उनका उसी दिन, मतलब उन्होंने बोला था मैं पैसे नहीं दूंगी, लेकिन जब मैंने आधे पौन घंटे उसमें मेहनत किया, अति बला का तेल और कर्पूर आदि तेल को मैंने इस्तेमाल लगा करके उनके पटेला को मूवमेंट किया, और हम्म। फिर एकदम झटका दिया, मतलब वो घुटने को इससे मिलाया मैंने, तो एकदम की चीख, तो मेरे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया। बट लेकिन 1 मिनट के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने हम्म। अपना पूरी थेरेपी करी। एक साहब सज्जन और खड़े थे, उनके सामने किया, क्योंकि फीमेल पेशेंट था। उसके बाद जी। जब उनको नीचे उतारा तो यू कांट बिलीव, उस महिला ने अपना पर्स खोला, और मैंने उसको बोला कि मत खोलो पर्स, पैसे नहीं चाहिए। वो बोली कि हम्म। मैं बिना पैसे दिए नहीं जाऊंगी सक्सेना जी, मैं हम्म। नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने पैसे दे के गई, और आज फिर आके बैठ के करा के गई। हम्म। ठीक है, तो तो मैं आप वो भी पटेला करेंगे को मूव कराऊं? मेरे बीच का ना पटेला। जो कार्टिलेज है ना, दोनों बोन्स के बीच का, वो कार्टिलेज कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और दोनों तो हड्डियां जॉइंट। रिड्यूस नहीं पटेला होता को है। करिए। पटेला एक को सेट हफ्ते आप करेंगे अपने आप सही होगा। पटेला को अच्छा। 1 हफ्ते करिए, अगले हफ्ते में फिर आऊंगा। और अगर नहीं ठीक हो रहा हो तो मेरा टिकट बुक करा दो, मैं दिल्ली आ जाता हूँ, मैं ठीक हो ठीक है सर। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अभी टिकट बुक करा दो। जाऊंगी। वो बोल रहे हैं आपकी टिकट बुक करा दूं, नहीं तो हम ही लोग टिकट बुक करा के भोपाल आ जाते हैं, बोल रहे हैं। नहीं, मेरा खर्चा होगा भाई। अगर आप लोग आए तो मेरा खर्चा होगा, मुझे खाना खिलाना पड़ेगा और आपको नमस्ते करना पड़ेगा। नहीं नहीं वो नहीं साहब, भैया। ये जो प्रेम है ना, वो सुरेश नमस्ते। साहब, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे सर आप? बस बिल्कुल बढ़िया। मैं तो सर साइड से सुनता रहता हूँ आपकी बात। सर सर मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ ये ग्रुप के मेरे बाकी पार्टी से भी धन्य होगा कि आप भी आ गए। हाँ। नहीं, हमें तो है ना। ये ज्ञान लेना ही है अब तो। अब आ गए हैं तो पैसे लगेंगे।
हाँ हाँ बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। हम भोपाल भोपाल आके जो है पटेला ठीक करा ले जाते हैं। मेरी सिस्टर नहीं नहीं, भोपाल ही हम आ रहती जाए, है। हम आ जाए। नहीं नहीं, आप सब लोग अरेंज करिए, एक हम कैंप लगाते हैं, जिस मतलब पेड पार्टिसिपेंट का कैंप लगाते हैं, जो भी लोग बीमार हैं, तकलीफ है जिनको। मुझे मर्म थेरेपी आती है, मेरे को रिफ्लेक्सोलॉजी आती है, मेरे को कायरोप्रैक्टिस आती है, और कुछ भगवान की कृपा है, जो मेरे को तो नहीं आता, जो भगवान की कृपा है तो आदमी ठीक होता है। हम्म। तो मैं उसको यही मानता हूँ कि ईश्वरी कृपा है, जो मेरे हाथ लगने से उसको आराम मिल जाता है, या जिसको बताता हूँ उसको आराम मिल जाता है। तो मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है, कोई प्रशंसा प्रशंसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, करने वाला वो है। यहाँ तो बस चल रही है गाड़ी। ठीक है ना। चौरसिया जी, नहीं अच्छा सर, लगा, मतलब आपने आपने नहीं सपोर्ट आएंगे किया, हम, बहुत अच्छा लगा। से मिलने आएंगे है सर ना। जरूर। है ना। और मुझे लगता था कि खाली सुनीता जी है, लेकिन सुनीता के साथ में आपका जो सपोर्ट है, रियली सर, ये ना, ये रियली यहाँ नहीं रहते, आभारी। ये रायबरेली में रहते हैं। कभी कभी सैटरडे संडे आते हैं तो वो साथ में बैठ जाते हैं, वो ये यहाँ रहते अरे नहीं। साहब, अरे साहब, कभी भी आए, कम से कम दर्शन तो दिए। हाँ जी, हाँ इ- जी। इन्होंने इस बात को माना ना कि इस ग्रुप के अंदर सब अच्छा काम हो रहा है। जी। हाँ जी। ठीक है ना। तो ये इस ग्रुप की बड़ी बात है भाई। है ना। आज का दिन कितना अच्छा है कि मतलब आप भी आ गए। अब इनसे फीस जमा करवा लेना, छोड़ना नहीं। ठीक है सर। क्योंकि आपने पैसे खर्च किए तो इनसे वसूल लो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चौरसिया जी, इनको मैंने बताया है, करने दीजिए। जी नहीं होगा जी तो सर। मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया, सबको मैं, आई आई रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट कि आप लोग जो है ना, वहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज करिएगा, जगह ऑर्गेनाइज करिएगा। अगर जैसे उनके खाने वाने का भी इंतजाम करते हैं तो उसके पैसे भी ले लीजिएगा, और इतने पैसे ले लीजिए कि मेरा भी आने जाने का कुछ निकल जाए। ठीक हम्म है। तो अपन वहाँ पे कैंप लगा लेते हैं, 1 दिन 2 दिन का। और अगर लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले ऑनलाइन सीख लें मर्म हम्म। थेरेपी को, फिर वहाँ पे हम प्रैक्टिकल उनको करेंगे। और ताकि वो जो पेशेंट हमने इकट्ठे किए, जो आप लोगों ने सबने, उनके ऊपर प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और उनको रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है सीखने का सर। भी हो जाएगा, दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा। है ना। और कुछ मेरा जीवन यापन भी चल जाएगा कुछ दिन का। अरे सर बिल्कुल बढ़िया चलेगा। ठीक है। चलिए। जी, तो सुनीता धन्यवाद। जी के बाद में अब किसका नंबर है? मोमिता जी का। मोमिता जी, अच्छा। मोमिता जी का। मोमिता जी आप बताओ, फिर आपके बाद में मैं ये अनुभव जी को नहीं लूंगा आज। है ना, क्योंकि मैं हाँ, आज मेरा लेट गया अनुभव था। है कि मैं ये जो 3 पट्टी वाली है ना, माथे पे और गले पे और स्टमक में, ये मैं और मिस्टर दास भी करते थे। हम लोग करते हैं। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो डॉक्टर गौर ने बताया कि इसमें जैसे जब स्टमक टाइट हो जाता है तो उससे काफी मदद मिलती है, और जैसे गैस बनती है ना, उसकी वजह से हेडेक होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा वो लाभदायक है। सर पे भारीपन होना, ये सब नहीं होता। आई मीन यू फील वेरी फ्रेश आफ्टर दिस। और जो धनिया का आपने, लाइक रिसेंटली मेरे भी, लाइक बिकॉज माई मदर वॉज नॉट वेल, तो खान पान का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसकी वजह से वे तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। फिर आपने बोला था कि जैसे धनिया के पानी, जीरा के पानी, तो उसका भी मैंने देखा 1 1 हफ्ते करके, उसमें काफी लाइक लाभ हो रहा है। जैसे आज भी मैंने धनिया का पानी लेके मैंने रखा हुआ है अभी मेरे पास, तो इट हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो हाइड्रोथेरेपी के जो है ना, जो मैंने खुद देखे हैं, इसमें बहुत ज्यादा, मम्मी को भी करती हूँ तो उनका भी बहुत ज्यादा आराम है उससे। चलो, एक 5 मिनट में अनुभव सर को और सुन लेते हैं, फिर मैं अपनी शुरू करता हूँ। और आज तो टाइम दूंगा मैं आप लोगों को, आप लोग भगोगे, मैं नहीं भगना चाहूंगा। ठीक है। चलो, अनुभव जी शुरू हो जाओ। आपका एक्सपीरियंस कुछ हुआ हो तो, नहीं हुआ हो तो ये बोलो कि मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सर, नहीं सर, मेन एक्सपीरियंस जो सबसे ज्यादा फील करा मैंने इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद, जैसा बाकी लोगों ने भी बताया कि अब फूड को चूज करने में ना एक एक कॉन्शियस चॉइस आ गई है। अब फर्क पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
वो उसमें काफी ज्यादा चेंज आया है। दूसरा, जैसे मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया फास्टिंग वाले सेशन के बाद भी मतलब फास्टिंग को देखने का तरीका बदल गया है। जैसे मैंने बताया था कि मेरा बिल्ड थोड़ा, मैं अपने आप को थोड़ा सा स्लिम ट्रिम मानता हूँ। तो एक डर लगता था कि नहीं, फास्टिंग हम लोगों के लिए ठीक चीज नहीं है, कि इससे हमारा वेटी वेट लॉस होना है, वेटी वेट रिड्यूस होना है। तो कई बार जैसे मील्स स्किप हो जाती थी मेरी। तो अब उसको भी देखने का तरीका बदल गया। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है मेरा, तो मतलब कुछ कुछ दिनों में वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है। तो चूंकि कॉन्शियसनेस में फर्क आया है, तो उसकी वजह से बॉडी भी लाइट फील होती है, एनर्जेटिक भी रहती है। फ्रूट्स का इंटेक मेरा बढ़ गया है पहले से। बाहर का मैंने खाना कम कर दिया है। तो सर मतलब सबसे मेन एक्सपीरियंस तो मेरा यही रहा थोड़ा, कि बॉडी की एनर्जी लेवल सब अलग हैं। और फूड को चॉइसेस बनाने में अब सोच समझ के डाला जाता है, कि अंदर ये नहीं कुछ भी कूड़ा कबाड़ा डाल लो। आपने अपने मदर फादर को जो मोटिवेट किया वो क्यों नहीं बताया? अरे इनके वो मदर सर मैं फादर बताता हूँ। इनके इनके मदर फादर जो है, इनको इनके जो क्रियाकलाप है ना, उनको देख के उन्होंने भी अपनी फूड हैबिट को चेंज किया है। हम्म, तो वो क्या ये कर रहे हैं मेरे सर वो लिए लोग। बड़ा ये हम्म, मेरे लिए बड़ा वो अचीवमेंट है कि अगर मैंने सिखाया और किसी ने उनको देख करके हम्म, किया, ठीक है ना, तो ये मतलब हम अपनी बात को ऐसे फैला रहे हैं कि हमें हम्म, खुद जरूरत नहीं है कि हम वहाँ खड़े हों तब हमारी बात फैले। तो आप लोग जितने भी हैं सब मेरे रोल मॉडल हैं। आप लोग जाके अपने अपना जब बताएंगे, लोग आपसे मोटिवेट होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स बी स्टार्ट नाउ हमारा नया चैप्टर आज, है ना। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आज सबको मौका मिला बात करने का, सबको अपने अपने एक्सपीरियंस सुनाने का मौका मिला। आज आपको एक नया एक्सपीरियंस कराता हूं मैं, उसके बाद में आगे चलूंगा मैं। तो आप लोग सारे लोग बैठ जाएं, जिनकी खिड़की बंद है खिड़की खोल लें, और जो लोग आज नहीं आए हैं ये उनके लिए बहुत दिक्कत का सेशन है। सारे लोग अपनी अपनी खिड़कियां खोल लें, आदरणीय सारे लोग, और पालती मार के बैठे, है ना, और शांत होके बैठे और एक काम करें, अपनी ब्रीथ को देखें, आपकी ब्रीथ कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। देन आई विल एक्सप्लेन कि ब्रीथ होती क्या है, कहाँ से आती है। आप लोग ब्रीथ कब से ले रहे हो, आप लोगों को मालूम है ब्रीथ लोग कब से ले रहे हो? तो ये हम बाद में बात करेंगे। पूछेंगे कि आप लोग ब्रीथ कब से ले रहे हो, कल परसों से ले रहे हो या कब से ले रहे हो, या कभी कभी छोड़ देते हो आप लोग ब्रीथ लेना, भी वो भी पूछेंगे आप लोगों से। हो सकता है कभी कभी मतलब मूड नहीं होता, पूर्ण ब्रीथ लेना छोड़ दें, ये भी संभव है। क्योंकि हमारी आदत होती है कुछ किसी भी काम को हम लगातार रोज करना नहीं चाहते, तो हो सकता है हम ब्रीथ को भी बंद कर देते हो, नहीं लेना भाई हमको, छोड़ो हटाओ, इसको क्या करना। तो आप लोग बैठ जाएं और अपनी ब्रीथ को फील करें कि आपकी ब्रीथ नेजल से जा रही है, यहाँ लंग्स में जा रही है, लंग्स के बाद में देखें आपके पेट में भर रही है या कहीं अटक गई और कहाँ रह गई। इसको फील करें और ईमानदारी से बताएं। हर लोग हर पार्टिसिपेंट ईमानदारी से करे। ये आपको आज एक नया एक्सपीरियंस होगा, बताता हूँ मैं आपको। अंजय साहब, कुमार साहब, आप बैठ जाएं एक शांति से कहीं पे और इसको फील कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल अलग सेशन है, बहुत अलग, आपको आनंद आएगा। इसमें आप बैठ जाएं शांति से और उसके बाद में इसको फील करें जो मैं बोल रहा हूँ। आंखें बंद करके अपनी ब्रीथ देखिए, आपकी ब्रीथ का रूट क्या है, ब्रीथ आपकी कहाँ जा रही है। छाती को हम लोग बोलते हैं थोरोसिक, और जो हमारे पेट को हवा भरती है उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल, या क्या बोलते हैं, एक थोरोसिक और एक डायफ्रामेटिक, डायफ्रामिक। राइट नो। तो फील करिए कि आपका पेट अगर फूल रहा है तो आपका डायफ्राम यूज हो रहा है, अगर आपका पेट नहीं फूल रहा है तो आपकी ब्रीथ जो है वो आपकी चेस्ट से हो रही है, मतलब दैट इज कॉल्ड द सैलो ब्रीथ। सैलो ब्रीथ अगर आप कर रहे हैं तो यू आर एट प्रेजेंट योर योर जो ब्रेथ, जो आपका जो मेंटल जो आपका स्टेटस है वो आपका डिस्टर्ब। तो आप लोगों ने फील किया आपकी सांस क्या पूरी जा रही है, थोरोसिक तक जा रही है या डायफ्राम जा रही है, वो आपने बताइए, देखें अपना। उसके बाद हमारे पास 4 उंगली 1 अंगूठा है, आप सबके पास भी होगा।
4 उंगली 1 अंगूठा, ऐसा कोई है जिसके पास एक आध कम है ना? अगर नहीं है सबके पास, तो एक मुद्रा हमको बनानी है, आंखें बंद करके हमको ब्रीथ का रूट चेक करना है। ये अंगूठा, अंगूठे के साथ में हमको ये इंडेक्स फिंगर जो है, ये इंडेक्स फिंगर जो डिस्ट्रॉयर है, जो झगड़ा कराती है, इन दोनों को मिला देगा। दिख रहा है आपको? 3 उंगली को सीधी रखना है, आंखें बंद करके आप देखिए आपकी ब्रीथ क्या थोरोसिक है या आपकी डायफ्रामेटिक है। प्लीज एक्सपीरियंस दिस वन। आप देखिए, आपको अगर ये वाली मुद्रा लगाते हैं हम, है ना, इंडेक्स के साथ में हम थंब लगाते हैं, तो हमारी ब्रीथ आप देखेंगे कि आपकी पेट में तो होता है, लेकिन आपको ब्रीथ का जो प्रेशर है वो आपको चेस्ट में मिलेगा। आपको लगेगा आपकी चेस्ट में आपको एयर का फील होगा, एयर प्रेशर लगेगा आपको, और आपकी जो थोरोसिक है उसमें आपको एक्सपांशन भी मिलेगा। क्या आप लोग फील कर पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी सर। सभी लोग फील कर पा रहे हैं? हाँ सर। इसको आपने फील किया, आपकी सांस थोरोसिक थी केवल, हमको यहाँ प्रेशर लग रहा था, हमारे मतलब चेस्ट में हमारा जो है ब्रीथ का प्रेशर था, लग रहा था ऐसा आप लोगों को? किसको नहीं लगा? सर दोनों ही था, डायफ्रामेटिक भी था, थोरेसिक भी थी, दोनों ब्रीदिंग थी। नहीं, ब्रीदिंग नहीं। मैम वो देखिए आप कि प्रेशर कहाँ ज्यादा था, अभी बताता हूँ आपको, अभी आप कंपेयर कर लेंगे आप। नाउ लेट्स वी स्टार्ट टू चेंज अवर फिंगर। अब हमारी जो रिंग फिंगर है, जो शादी में काम आती है ना अंगूठे के लिए, उसको अंगूठे से मिला दो। दिख रहा है आपको? ये जी सर। ये 3 उंगली फ्री, आई क्लोज करिए ताकि आपका मतलब ध्यान जो है अपनी ब्रीथ पे जाए। आप देखेंगे अब कहाँ जा रही है। इसमें तो सर मेनली चेस्ट में जा रही है। एब्डोमिनल में फील हो रही है। पेट में। ईयर का प्रेशर आपको अब डायफ्रामेटिक लगेगा, डायफ्राम पे लगेगा आपको इंस्टेड ऑफ द थोरोसिक। राइट नो? सर फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में लग रहा था डायफ्रामेटिक, अब तो मेरे चेस्ट में ही जा रहा है, आगे जा ही नहीं रही है। बाकी लोगों को कहाँ लग रहा है भाई? वो डायफ्राम में ही लग रहा है। डायफ्राम पे। स्टमक में लग रहा सर। मैं सबसे उल्टी हूँ। चेस्ट में। आदरणीय, आदरणीय, नहीं नहीं नहीं, उल्टी नहीं है आप, थोड़ा सा आप ध्यान में चूक रही हैं। आप इसको दोबारा लगा के देखिए, मैं आपको कर रही हूँ, 100% कर रही मिलेगा। हूँ। क्योंकि बाकी 4 लोग बोल रहे हैं और आप नहीं बोली, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है आपसे, है ना? वो देखिएगा। अब दोनों हाथों को अगर हम अपने नी पे रखते हैं, पालती मार करके नी पे रखते हैं, देन यू फील योर ब्रेथ। आप डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो कि थोरोसिक है कि डायफ्रामेटिक है। राइट ना? प्लीज अब क्या चेंज डिफ्रेंशिएट। करना है, हाथों की पोजीशन क्या करनी है अब? दोनों हाथों की पोजीशन को अपने, पालती मारी है तो दोनों उस पर रख लो आप, क्या बोलते हैं, घुटने के ऊपर अपने हाथ आराम से। फिर देन फील योर ब्रीथ।
शुरू से ब्रीथ ही कहाँ रखते है, हुए। डिफरेंशिएट करिए कि मतलब थोरोसिक है, एब्डोमिनल है, या आ ही नहीं रही। पर ये सांस लेने का ध्यान रखेंगे जब मालूम पड़ेगा। फील किया आप लोगों ने? हाँ जी। नाउ चेंज द पोस्चर। अब दोनों हाथों को अपनी जांग पे रख लो आराम से, रिलैक्स मूड में, आंखें बंद। फील करो अब। आप लोग डिफरेंशिएट करो कि आपकी ब्रीथ कहाँ है, थोरोसिक है या डायफ्रामेटिक। सर अब सर मुद्रा हो ही डायफ्रामेटिक रही। हो गई है। जी सुषमा जी। अब डायफ्रामेटिक हुई है। चलिए, आपकी डायफ्राम हो गई। चलो, कम से कम डायफ्राम तो है आपके पास। तो बिल्कुल प्रॉपर है। चलो, कम से कम फील तो हुआ कि डायफ्राम आपके पास है। किसको कहाँ फील हो रहा है? एनीबडी? somebody want डायफ्रामेटिक or anybody want? एब्डोमिनल कहाँ पे? सर मुझे तो ना पूरी रीजन सर, सांस, डायफ्रामेटिक। पूरी सांस का पता चल रहा है मुझे कि नाक से, गले से, ऐसे होते हुए पेट तक पूरा समझ आ रहा है। पर कहाँ पे टारगेट कर रही है वो, पेट, सुनीता पेट जी? में ज्यादा है, पेट में ज्यादा जी, है सर। पेट में स्टमक, ज्यादा है तो स्टमक पेट में। एरिया। जो पेट होता है, अब आप टेक्निकली बात करेंगे, ये पेट नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम डायफ्रामेटिक। डायफ्रामेटिक। है ना? ये हमेशा ध्यान रखिए कि अब आप जब भी बात करेंगे तो टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करेंगी। वो छाती जी सर। मेरा और मेरा पेट, नो नो, है ना? ओके हम ओके सीधा जी बोलेंगे सर। डायफ्रामेटिक एंड थोरेसिक। या है ना? थोरेसिक। थोड़ा सा अलग हटके होना चाहिए आप लोगों का बात करने का तरीका भी, और ये कि आप किसी को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, राइट नाउ। अनुभव जी, आपको कहाँ फील हुआ? डायफ्रामेटिक सर। सृजना शर्मा, आपको कहाँ हुआ? डायफ्राम, डायफ्रामेटिक। कुमार साहब, आप कहाँ पे हो? आपको कहाँ फील हुआ? मेरा भी डायफ्रामेटिक ही हुआ। कहाँ पे? डायफ्रामेटिक हुआ। एक्चुअली आई एम डायफ्रामेटिक। नॉट गेटिंग डायफ्रामेटिक। हाँ, या डायफ्रामेटिक मेरा बोल रहे हैं थोड़ा सर। व्हाट यू से? हाँ, डायफ्रामेटिक। क्या आपने हस्बैंड की बात मानोगी? सर वो डायफ्रामेटिक कह रहे हैं। सर की आवाज नहीं पूरी आ रही। जी मोमिता जी, टेल मी, फटाफट जल्दी बोलो, पता सर क्या चलना है सर वो पानी तो। डायफ्रामेटिक बोल रहे हैं, डायफ्रामेटिक बोल रहे हैं दास जी। नहीं, दाजी तो हो गया, आप क्या बोल रही हैं? आप अपने हस्बैंड की हाँ बात जी मानेंगे या हाँ, कुछ मैं भी। नया बोल? आप हाँ नहीं हाँ, मैं मानेंगे, मेरे भी, मेरा भी गौर डायफ्रामेटिक। साहब, आपका आपका भी मेरे ख्याल से जो सबका है तो वही आपका हाँ भी जी, होगा बिल्कुल शायद। बिल्कुल डायफ्रामेटिक ही है। है ना? डायफ्रामेटिक है तो आप लोगों ने फील किया कि अगर हम पोस्चर चेंज करते हैं तो हमारी ब्रीथ का पैटर्न चेंज होता है। ये सब एक्सरसाइज कराने का मतलब ये था कि आपको ये समझ में आए कि हम ऐसे बैठ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक्चुअली में एक साइंटिफिक था, आपकी बॉडी पे आपके द्वारा किया हुआ एक्सपेरिमेंट था कि जब भी हम पोस्चर चेंज करते हैं हमारे ब्रीथ का पैटर्न चेंज होता है, राइट? रोटी भी खा समझ लिया। में आया सबको? हाँ जी। कहीं जी कोई सर। कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? नहीं जी, ठीक है। नहीं सर। ठीक है। आवाज नहीं आ, म्यूट कर सर दिया आप आपने सर? म्यूट, म्यूट हो गए हो सर, आप म्यूटेड म्यूट हो। हो गए। अनम्यूट करिए। तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया अपना कि हमारा पोस्चर के साथ में हमारा ब्रीथ पैटर्न का कोरिलेशन है। अब आप लोग बैठेंगे, अपनी ब्रीथ पे ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बहुत सारी समस्या हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि
हमारे अगर हम थोरोसिक ब्रीथ करते हैं तो शैलो ब्रीथ होती है, और शैलो ब्रीथ होती है तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे को टेंशन होता है, बात बात पे गुस्सा आती है, लड़ाई झगड़ा होता है, अपन तैयार रहते हैं तलवार लेके एकदम, है ना। तो अगर हम बराबर सांस लेते हैं हमारा बराबर, तो हमारा हम घंटी बजा अपने रहे ब्रेन को रिएक्टिवेट कर सकते हैं, हम किसी सामने वाले की बात को भी सुन सकते हैं और अच्छा निर्णय दे सकते हैं। ठीक है। तो सांस लेना क्या जरूरी है या इसको हम छोड़ सकते हैं? अगर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी कभी अपन बोर हो जाते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। कभी मन नहीं हो तो सांस छोड़ देना चाहिए, घंटे दो नहीं करना। तो ऐसा ये तो संभव हो तो ऑटोमेटिक करके ब्रेथ देखो एक आध आती बार। है। आप लोग मालूम है, एक लोग बोलते हैं कि आदमी को टेंशन परेशान करता है, टेंशन बीमारी लाता है, ये करता है वो ठीक है ना। करता है, तमाम दुनिया भर की मतलब मैंने बोला था बातें एक्स्ट्रा बनाने, होती चिड़िया के लिए बनाया। है। एक आप चिड़िया मुझे एक वो दिन बताओ, ये भैया किसका है, जरा माइक बंद कर लो प्लीज। पड़े, आई रिक्वेस्ट वन थिंग, दूसरों को दो है डिस्टर्ब होता है और मैं भी एक, भटक जाता हूँ। अगर ज्यादा होता है तो चिड़िया को माइक बंद कर लीजिए। वो तो पहले बात करते हैं हम, स्ट्रेस आया कहाँ से और क्या इसका इलाज किया जा सकता है। ब्रीथ को हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन ब्रीथ के पहले हम टेंशन को लेंगे, जिसके लिए लोग बोलते हैं कि टेंशन कम करो, टेंशन भूल जाओ। इट इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन लाइफ कि हम टेंशन को छोड़ दें। टेंशन तो हमारे साथ रहेगा। अब ये टेंशन आया कहाँ से? आप लोगों को मालूम है टेंशन आप कहाँ से लेके आए? और हर आदमी का अलग अलग टेंशन उसको खुद ही भुगतना होता है, उसको कोई कम नहीं कर। हर आदमी के हिस्से का संघर्ष भी उसे खुद करना, दूसरा कोई कुछ नहीं। हर आदमी को अपने हिस्से की बीमारी खुद भुगतना होती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये आया कहाँ से? जो टेंशन है आपके पास आया कहाँ से? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन मी कि आप टेंशन कहाँ से आपके पास आया? हंसती खेलती जिंदगी में ये कहाँ से पाल लिया एक लोग? बहुत सारे वर्क लोग बोलते हैं प्रेशर, काम, खूब सारा काम कहाँ हो, से। जब हम ओवर काम का थिंकिंग प्रेशर, फ्यूचर वर्क की करते प्रेशर। हैं। अच्छा, आप लोग एक एक करके बोलो तो मजा भी आएगा मुझे सुनने में, और दूसरों को भी मजा आएगा, है ना। प्लीज आप देखिए कैसे एक एक करके कोई भी बोलिए। वर्क प्रेशर की वजह से सर बहुत सारा काम होता है इसलिए। चलो, आपका वर्क प्रेशर हो गया। सुषमा जी आपका। हम जब फ्यूचर के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं तो टेंशन होती है। एक बार दोबारा बोलिए। फ्यूचर की ओवर थिंकिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के, तो उससे टेंशन होती है। चलिए, आपको फ्यूचर के बारे में टेंशन होती है। श्री जना जी, आपको टेंशन खाना बनाने की वजह से होता है। नहीं नहीं, एक्चुअली वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो कहीं चीजें तो उसकी वजह से भी होती है, कई चीजें मैनेज नहीं हो पाता। मतलब आपको यू आर फीलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम द टेंशन राइट नाउ। या आप ये कहना चाहती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दें, टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म ही नहीं होती ना एक्चुअली। नहीं, बढ़ता जाएगा। मैं आपको उस जंजाल से बाहर कर देता हूँ 15 दिन के लिए, क्या आपका टेंशन खत्म हो जाएगा? नहीं, हम कोई और टेंशन ले लेंगे। वही तो, ओनली मी। कुमार साहब, आपका क्या कहना है? टेंशन आप कहाँ से लाए, कहाँ से आया आपके पास टेंशन? मेंटल एजुकेशन से भी आता है। क्या जी? हेलो। मेंटल हाँ बोलिए। एजुकेशन से आता है कभी कभी। मेंटल एजुकेशन से आता है, डिफरेंट इतना काम आ जाता है, ये हो जाता है। मैटर से। मतलब मेंटल एजुकेशन हो जाता है, उससे हो जाता है।
मतलब मैं आपकी समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। एजिटेशन ऑफ द माइंड। सक्सेना जी वो कह रहे हैं एजिटेशन ऑफ द माइंड। एजुकेशन ऑफ द माइंड, राइट। अनुभव जी, आपका क्या अनुभव है रस्तोगी साहब? टेंशन कहाँ आया, अरे कैसे आया? चार आजकल तो चारों तरफ ही है सर, हर छोटी बड़ी बात की आदमी टेंशन लेके बैठा है। काम की गौर है, साहब आपको तो घर बार की है, गौर साहब आपको तो टेंशन होगा ही नहीं। सबकी है। नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अनुभव जी कि आपको टेंशन का व्हाट इज द रूट कॉज, कि आपको टेंशन लगता है? जैसे इनको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण है, सुनीता जी को लगता है कि ड्यू टू मतलब वर्कलोड है, सुषमा जी को लगता है कि मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इनको माइंड लगता कभी है। कभार चीजें सर जैसी और प्लान होती हैं वैसी अगर ना हो, अगर जैसी हाँ चीजें जी, आपने आपको प्लान करी उस आपको हिसाब से नहीं पूरा हो। बॉटल दे देती है, उसमें गर्म रहता है पानी, नहीं रहता। भाई जिसका माइक खुला हुआ है प्लीज बंद कर दीजिए, है ना? ये वन बाई बंद करके खोलिए, है ना? आई डू नॉट वांट टू कि मतलब सारा के माइक बंद करवाया जाए गौर साहब को बोल के और फिर आप लोग हाथ उठाएं तो अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब अपनी मतलब उसका परिचय दें आप, है ना? अच्छा लगेगा। गौर साहब आपका टेंशन का कोई कारण तो है नहीं मेरे ख्याल से। तो टेंशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। सांस लेना भी टेंशन है, पानी पीना, प्यास लगी है, कोई भी बॉडी के एक्शन जो रेजिस्ट कर रहे हैं हम जिस चीज के लिए, वो टेंशन है बॉडी के लिए। तो मतलब आपका ये कहना है कि जब आप बड़े हुए मतलब तब आपको टेंशन होना शुरू हुआ, उसके पहले आपको नहीं जी, कोई टेंशन नहीं जी, बचपन से ही टेंशन। नहीं? इस उम्र टेंशन से? तो ये भी है, बच्चा रोता क्यों है? उसके पेट में दर्द है, उसे कुछ तकलीफ है, खाना है, कोई भी चीज है, टेंशन है उसको, इसलिए वो रोता है। बहुत बढ़िया। मैं आप सबको बता दूं, आप सारे लोग गलत हैं टोटल। मुझे तो सांस लेने की भी सारे टेंशन है। लोगों की सारे लोगों की थ्योरी गलत है। अब मैं आपके सामने आर्गुमेंट देता हूं माय मिलॉर्ड, आप उस बात को सब लोग मानोगे, ठीक है? नाउ लिसन टू केयरफुली। आप सब वो देवियां हैं जिन्होंने कम से कम एक एक बर्थ तो दिया है। मैं आप सभी देवियों से मुखातिब हूँ क्योंकि इस चीज का ठीक से। आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम्म। आप सबों ने एक एक बर्थ तो दिया है। हम्म। जब आपके फीटस आपके पेट में था, ठीक है ना? क्या आपके बच्चे की ब्रीथ चल रही थी या ब्रीथ बंद थी? चल रही थी सर, चल रही थी। नो, वो भी गलत। हार्ट बीट। नो, नो। नहीं तो हार्ट बीट तो वो चेक करते हैं ना कि हार्ट बीट बच्चा। इज डिफरेंट, दैट इज वर्क ऑफ हार्ट, नॉट ऑफ द लंग्स। अच्छा अच्छा, ओके। हार्ट बीट का अलग चीज है, राइट? नो, मैंने पूछा है आप लोगों ने अपने फीटस की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यू हैव फील द ब्रीथ ऑफ योर फीटस। सारा ब्रेथ। मूवमेंट आपने देखा है, सारा मूवमेंट आपने मूवमेंट। फील किया है, बट मूवमेंट देखा बट है, ब्रेथ। मूवमेंट देखा है कि कभी किक पड़ रहा, कभी इधर उधर कुछ पलट रहा, लेकिन ब्रेथ फील किया कि नहीं ये नहीं बोल सकते। इन फीटस देयर इज नो ब्रेथ। जब सर लंग्स तो बच्चा बर्थ के बाद फर्स्ट उसमें वो कर लेते हैं, जब उसको उल्टा करके वो करते हैं, रुलाते हैं उसको। लंग्स तो तब काम शुरू करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? जब वो बाहर आता है उसके बाद लंग्स शुरू होते हैं। क्या जब वो रोता है, रोने के उसमें उसके लंग्स खुलते हैं। कुछ समझ में है आप लोगों को? अब बताता हूं मैं। बच्चा जब, जो भी फीटस है, ह्यूमन फीटस या ममेलियन जो भी है, ममेलियन मतलब जो स्तनपान कराते हैं अपने बच्चों को, दैट इज कॉल्ड द ममेलियंस।
ममेलियंस के बच्चा जो होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूट्रस, उसके लंग्स बंद रहते हैं, उनके अंदर अम्यूनिटिक एसिड जो है उनके लंग्स में भरा होता है। ठीक है, जब बच्चा बाहर आता है, जब बच्चा पहली बार अपने माँ से दूर होता है, उसका नाल कटता है, दूर होता है, और जब वो बाहर के वातावरण में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जो आपकी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, उसके बीच में पहली सांस लेने की जो जद्दोजहद है, वो सबसे बड़ा टेंशन है। सांस आई तो जीवन, सांस नहीं आई मौत। इसके अलावा फिर सर अगर बच्चे को तो सांस नहीं पता ना अगर टेंशन। सांस लेट हो गई तो डिलेड माइलस्टोन, मतलब बच्चे का जो मेंटल रिटायर या बच्चे का जो ब्रेन है वो नहीं होगा काम बराबर डेवलप। करेगा। तो ये ह्यूमन के अंदर सबसे पहला टेंशन आना, अपनी माँ के आंचल से बाहर आना। उतना बड़ा टेंशन आपके पास कोई भी नहीं है। कोई है ऐसा आपकी जिंदगी में आज तक में जो ऐसा टेंशन हो आपको? टेंशन यहाँ से आता है, और यही टेंशन आखिरी में आपकी आखिरी सांस पे भी रहेगा, जब आपकी सांस बंद हो। आप कभी किसी पेशेंट को मरते हुए देख लीजिए आप हॉस्पिटल में, कि वो कैसे उसकी ब्रीथ जब बंद होती है तो क्या स्थिति होती है उसकी। सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं, जिंदगी के एक ही टेंशन रहता है कि या तो निकल जाए या आ जाए। सबसे बड़ा टेंशन वहां है, कोई चीज कुछ नहीं है। वही टेंशन आपका जिंदगी भर चलता है, आपकी बॉडी, पढ़ाई लिखाई, है ना, शादी ब्याह, बच्चे करना, ये करना वो करना, फ्यूचर का टेंशन, ये करना। अरे फ्यूचर का टेंशन क्या, जिसने चोंच दी है वो चुन तो देगा ना कहीं से। ठीक है, तो पहला टेंशन माँ का आंचल छोड़ा। ब्रीथ आपने देख लिया, ब्रीथ का वो आपने देख लिया, पैटर्न आपने देख लिया। अब ब्रीथ चाहिए किसको, पड़ोसी को या आपको? और आपको चाहिए तो क्यों चाहिए, और किसको, कौन ले रहा है आपसे ब्रीथ? किसको चाहिए ब्रीथ, क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए चाहिए सर। जिंदा किसको रहना है, आपको या सेल को? डेथ किसकी होगी, सेल की या आपकी? सर हम तो सेल से मिलके ही बने हैं। तो किसकी डेथ होगी, सेल की या आपकी? सिर्फ जहाँ सर पे डेथ। ऑक्सीजन नहीं पहुंचती हाँ। सेल तो वही डेथ होता है। आप जरा ठीक से बोलिए, माइक को पास रख करके, आपकी आवाज नहीं आती बराबर, हमें थोड़ा ध्यान लगाना जहाँ पड़ता है। पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती जिस सेल में, वो सेल डेड होता जाता है। तो उसके सेल की डेथ होगी ना। सेल की डेथ होती है पहले तो। आप ऑक्सीजन के लिए आप केवल एक कैरियर हैं। ये आपकी चिमनी है और ये आपकी धौंकनी है। ठीक है ना, लोहार की धौंकनी आपने देखी होगी पुराने जमाने की, वो चमड़े की थी, उससे वो ऐसे से करता था तो कोयला जलता था। तो कोयले को अपने साथ में आप कर लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर अनगिनत भट्टियां चल रही। कोई बोलता है 10 ट्रिलियन, कोई बोलता है 50 ट्रिलियन। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कितनी बोलूं मैं। तो मैं तो बोलता हूँ अपनी खुद ही गिन लेना भैया, खुद ही समझ लेना कितनी कोशिकाएं, आप खुद गिन लेना भैया। ठीक है, तो जितनी कोशिका हो हर एक के अंदर, मैंने लास्ट टाइम बोला, सारी इंडिपेंडेंट है, उनका सबका किचन है, सब अपना खाना बनाते हैं। आप जो भोजन करते हैं, वो आप भंडारा जो करते हैं, वो उनको रॉ मटेरियल देते हैं।
आप तो स्वाद लेते हैं, लेकिन उनके लिए रॉ मटेरियल होता है। तो भट्टी में खाना बनाने के लिए तो गैस चाहिए, कंडे चाहिए, लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, सोलर चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो हमारी बॉडी को जो है ऑक्सीजन पहले चाहिए सेल को खाना बनाने के लिए। रॉ मटेरियल में ग्लूकोज चाहिए उसको, जो आप भोजन में दे। आपके लंग्स केवल एक धौंकनी है जो केवल सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, और ये नाक आपकी जो वो चिमनी है, इंडस्ट्रियल चिमनी है जो बाहर लगी हुई है, वो दोनों काम करती है, ड्वेल सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ती है, ऑक्सीजन को भी। आप सारे लोग मेरे ख्याल से 50 साल के ऊपर हैं, और पैदा होने से अभी तक आप सांस लेते हुए आ रहे होंगे। तो जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी एक ध्वनि होती है, कोई बता सकता है मुझे? अंदर और बाहर के बीच एक ध्वनि निकलती है हमारी। अगर हम शांत बैठे तो कभी आप लोगों ने सुना है कि आपकी जो सांस की ध्वनि है वो क्या बोलती है? जैसे लोहार की धोकनी है, अगर उसको चलाता है तो आवाज करती है ना, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपकी जो धोकनी है, ले रही है, छोड़ रही है, ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, कोई भी चीज मूवमेंट होगी तो एक ध्वनि तो होगी। दरवाजा खोलते हैं, अगर उसमें तेल नहीं डला होगा तो चूं चूं करेगा। तो कोई भी मूवमेंट है, आवाज तो होगी। मुझे वो मूवमेंट सुना दो, किसी ने अगर सुना हो। सोहम शब्द। सुना सोहम। सोहम है क्या? हम। सोहम। है? सोहम। सोहम। कब होता है सोहम? ये तो आपने सुना दिया, किसी का सुना हुआ। यस। सोहम कहाँ होता है? जब लेते हैं तो सो होता है, जब छोड़ते हैं तो हम होता है। एक्चुअली हम ये- किसी ने बताया है, अपना एक्सपीरियंस तो नहीं है पर। क्या आपने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में हमारे में ऐसी क्रिया होती है कि सो और हम हो रहा है बराबर? अगर नहीं हो रहा है तो क्या आपने कभी फील करने की कोशिश की कि ये ध्वनि वाकई में आती है? सब लोग 50 साल के हैं, अ, अनुभव जी को छोड़ करके। मेरे ख्याल से अनुभव जी 50 साल के नहीं हुए हैं, बाकी सब तो 50 साल के आसपास के होंगे। और कोई छोटा भी हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जो मूवमेंट होता है, सोहम बोला आपने, ठीक है, सोहम होता है, चलिए मान लेता हूँ मैं, सोहम होता है। कुछ लोगों का तो मंत्र जाप होता है, कोई लोग राम को बोल लेते हैं, तो उन्होंने राम बोला, राम बोला, फिर माँ बोला राम 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 राम। तो वहां सोहम नहीं आ रहा। जैसे हारमोनियम में 7 और 5 12 सुर होते हैं, सारे राग सारे गाने निकल जाते हैं। मालूम है ना आप लोगों को हारमोनियम कितने सुर होते हैं? संगीत के जो मेन सुर है वो कितने 7। हैं? 7 सुर, 7 शुद्ध हैं, 5, 5 में 4 जो है कोमल है, एक जो है तीव्र है। तीव्र है, हाँ, माँ। एक तीव्र है, ठीक है। इस तरह से 12 12 सुर होते हैं। आप इसको कोशिश करिए सुनने का कि क्या वास्तव में हमारे इसमें से हम की आवाज निकलती है या नहीं। एक होमवर्क, ठीक। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं हम लोग, किसी को मालूम है? एक। दूसरा, 1 मिनट में हम कितनी ऑक्सीजन लंग्स में भरते हैं, दूसरा प्रश्न। 1 मिनट में सांस तो हम 12 से 15 लेते हैं। बहुत बढ़िया। एक एक ब्रीथ में कितनी एयर हम लेते हैं, एयर लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं? प्लीज एयर डिफाइन लेते दिस हैं। वन। एयर लेते हैं। एयर लेते हैं। क्यों ऑक्सीजन नहीं ले रहे?
ऑक्सीजन एयर के अंदर होती है, पर अकेली ऑक्सीजन नहीं लेते हम। तो हमको वो उसको खाली ऑक्सीजन लेना चाहिए ना, हम पूरा सामान क्यों बटोर रहे थे जब काम का नहीं है तो। तो हमारे पास एयर है ना, ऑक्सीजन थोड़ी अकेली। तो फिर गड़बड़ है ना ये, कि हमको तो केवल ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, हम क्यों यार ले। तो कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे एयर से? करना चाहिए ना, हमारे को या तो मुझे रहनी नहीं चाहिए ऐसी तो भगवान मतलब जी ने सब कुछ भट्टी सोच के वायु ही भी है, दिया होगा ना उसमें ये, सल्फर भगवान भी जी है, ने। हीलियम भी है। सर भगवान जी ने हैं? कुछ सोच के ही एयर इनहेल करवाई है ना, कुछ तो सोचा ही होगा उन्होंने। ना यार, कुछ और होता होगा ना चलिए उसमें आगे जो आप चलिए, नाउ बताएंगे। नाउ आई नाउ आई एक्सप्लेन। 12 से 15 बार, 18 बार तक हम लोग किसी का होता है, हम ब्रीथ करते हैं। एक बार ब्रीथ में हमारे जब लंग्स भरते हैं तो लगभग हम 600 ml लेते हैं। जो लोग लिखना चाहें लिख लें, ये आपको मिल तो जाएगा लेकिन थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और यहाँ आपको इजीली मिल रहा है आपको, है ना, रेडीमेड मिल रहा है आपको। तो 12 से 15, 18 बार तक भी लोग सांस लेते हैं, और जिनको अस्थमा है वो तो और ज्यादा बार लेते हैं। उनकी मतलब वो क्यों लेते हैं वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन के मतलब जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं या सीओपीडी के पेशेंट होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। अच्छा, 9 बज चुके हैं। अब ये बताओ, आप लोगों का मन सुनने का है कि भैया चलें अपन। नहीं, अभी तो तो कंटिन्यू ये तो रखिए। पूरा करा दीजिए, जो अभी बता रहे हैं ये पूरा कर दीजिए। सुनना है, यस, कंटिन्यू करना है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? यस। इंफॉर्मेटिव है आपको? अच्छा लग रहा हो तो मैं आगे चलूं, नहीं तो यहीं पे अपना बोरी बिस्तर बांध के निकल लूं। क्या राय है आप लोगों की? नहीं, ये कंटिन्यू करिए आगे। चलिए, तो हम कहाँ पे थे अभी? 12 से 18 ब्रेथ लेते हैं पर मिनट, बारह अस्थमा से वाले और अठारह बार ज्यादा लेते 12 से हैं। 18 बार के बीच में, और एक बार में 600 ml लेते हैं। तो 1 मिनट में कितनी हमने एयर ले ली? 600 ml। कैलकुलेट, फटाफट कैलकुलेट करो। यहाँ इंजीनियर बैठे हैं दो दो, एक अकाउंट वाला बैठा, 3 आदमी बैठे, फटाफट कैलकुलेट करो। 1 मिनट में छत्तीस कितनी हजार ली? 36,000 ml। इसका साढ़े मतलब छत्तीस साढ़े 7 लीटर। 36 लीटर। एवरेज, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। एवरेज आपका हुआ 600 ml मल्टीप्लाई बाय द 15 कर लो, तो 9 kg पर मिनट यू आर कंज्यूमिंग द एयर विदाउट पेइंग एनी नया पैसा, राइट नाउ। पर मिनट यू आर कंज्यूमिंग 9 लीटर। हम्म। आपकी जो ईयर है उसके अंदर है 21% ऑक्सीजन है ओनली, बाकी 79% नाइट्रोजन और दूसरी के सल्फर, हीलियम, सारी वाली गैसेज हैं इसके अंदर। लेकिन ये आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजी, जो उसका फंक्शन है, उसमें आपकी बॉडी जो है केवल 21% लेती है, बाकी 79% जो ईयर है उसको वापस कर देती कितना परसेंट लेती है सर? है, 21%। 21%। और 1% कभी जब होता है कि उसको नाइट्रोजन भी अगर लेना हो दूसरी, तो 2%, मतलब 22%। तो 78% नॉर्मली जो है आपकी ईयर वापस आ गई। जब आपने सांस ली, 600 ml ले ली, तो क्या कभी आपने फील किया है कि आपके लंग्स पूरे खाली हो गए, विदाउट एयर हो गए एकदम? नहीं, नहीं सर। क्यों नहीं हुए? अगर खाली हो जाएंगे तो क्या होगा? चिपक व्हाट हैपेंड? जाएंगे, कोलैप्स। चिपक जाएंगे। नेक्स्ट ब्रेथ नहीं अब आएगी हमारी। सुषमा जी, आप पहले अटेंड कर चुकी हो क्लास, मेरे को लगता है। नहीं सर, ये आपने कब कराया है? मरमा में थोड़ी बताया था आपने। ब्रीथ में एक दिन जो कराया। अच्छा हाँ, आप उस थी ना जो उस दिन वो कराया था मेडिटेशन, राइट नाउ वो आई तो अंडरस्टैंड। आपने शिव जी वाली कराई थी मेडिटेशन। हाँ, उसी दिन हुआ था, उसी दिन हुआ शिव था। जी में कराई उसी दिन थी। उसी दिन इंट्रोड्यूस कराया था थोड़ा पर सा। उस दिन नोट तो हमने कुछ नहीं किया था, बस एंजॉय की थी मेडिटेशन को। मेडिटेशन को
मेडिटेशन को एंजॉय किया था उस दिन, तो फील किया था कैसा होता है। चलो, अगर इतना भी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। इट्स तो 900 ml लिया, 900 ml में से हमने पूरा छोड़ दिया, अब हमारे पास लंग खाली है। इज इट करेक्ट? हाँ जी, खाली नहीं, थोड़ा सा क्या कहना है रेजिडुअल आपका? रहता है, थोड़ा रेजिडुअल रहता है। रेजिडेंस रहेगा या डेली स्टॉक रहेगा तो कितना रहेगा? अब ये नहीं कह सकते। 160 ml आपकी बॉडी लंग्स में रहता है। अच्छा, आप लोगों ने एक बार फील किया है कि सांस लेना आसान है कि सांस छोड़ना आसान है? विच इज इजियर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? विच इज इजियर? इनहेल। एक्सेल, एक्सेल, जी, एक्सेल। छोड़ना सर, छोड़ना। इनहेलेशन। ना इजी है। है जी। छोड़ना इजी लगता है, रिलीफ होती है छोड़ के ना। सर आपको? सर एक्सेल करना ही अच्छा लगता है, अच्छा लगना होता है अलग बात है, नहीं, क्योंकि अच्छा लगना होता है या मैंने नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट द विच इज द इजियर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? इनहेलेशन। इनहेलेशन इजियर है हाँ जी, हम्म। कि एक्सहेलेशन इजियर है? इनहेल करना इजी है। मेरे ख्याल में दोनों ही इजी हैं। नीरज हमने सर कभी आ कोई, आपने गए। नीरज सर मेरे आ हिसाब से गए। दोनों दोनों इजी हैं, क्योंकि हमको मेहनत ही नहीं करना पड़ता, अपने आप सांस ली जाती है और अपने आप छूट जाती है। एक्सेल तो ऑटोमेटिक हो रही है। इनहेल भी तो ऑटोमेटिक हो रहा है। इनहेल के लिए कौन सा ताकत लगा रहे हो आप? अपने आप तो ले रहे हो नहीं, सांस। फिर भी नहीं, हाँ, इनहेल के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। इनहेल के लिए जब सोचना पड़ता है जब मैं सक्सेना जी की क्लास मैं में हो, जब क्लास में मैं नहीं है तो फिर आप कहाँ नहीं सोचना पड़ता है। जब ध्यान रखते हैं ना, मैं ध्यान में आप जाते हैं ना, तभी ये मैं चीजें याद आप आती है, लोगों से नॉर्मली याद सहमत नहीं आती। नहीं हूँ। मैं टोटली आप लोगों से सहमत नहीं हूँ, और सहमत नहीं हूँ तो मैं इसका एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। बोलूंगा नहीं, एक्सपेरिमेंट करो। चलिए, शुरू हो जाइए आप लोग। आंखें बंद करिए। नीरज सर, आज आप भी फील करिए प्लीज, है ना? आई हाँ रिक्वेस्ट मैं कर यू। रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, हाँ राइट। आप मेरे गुरु भाई हैं, मैं आपको सिखा तो नहीं सकता, तो आई आई नहीं नहीं, वांट टू कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट यू दैट, सीखने के लिए हमेशा है ना? सीखना चाहिए। हाँ। आ, कुमार साहब, आप भी अपनी आंखें बंद करिए और कोशिश करिए एक चीज की, कि जो आपके अंदर है उसको निकाल के अपने आप को होल्ड करके देखें थोड़ी देर, जितनी देर आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं। आप पूरी इनहेल कर दीजिए, कोशिश करिए कि आप उसको रोक लें। कितनी देर आप रोक पाते हैं, इट इज डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद देखिए आप ब्रीथ कैसी आ रही है आपको। कल छुट्टी है, देखिए ना, आधा घंटा पढ़ा लेंगे। अच्छा, एक क्लास तुम खाना खा। सर मैं इनहेल करके रोक पाती हूँ, एक्सहेल करके रोकने में बहुत मुश्किल होती है। मैंने निवेदन ये किया है कि आप एक्सेल करके थोड़ी देर होल्ड करें, जितनी देर आप कर सकती हैं। मैंने उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं किया है। नाक पे हाथ मत लगाइए, इजी वे में जाइए, है ना? और उसके बाद आप देखिए कि आप ब्रीथ लेने में आपको कितनी मेहनत करना पड़ रही है। फिर जब ब्रीथ आप ले लें तो थोड़ी देर रोक करके फिर निकालने की बात करें। आप लोग खुद ही निर्णय करें कि कौन सा इजी है, विच इज इजियर, इनहेल और एक्सहेल। और इसी में प्रश्न छुपा है सीपीओडी मतलब अस्थमा में, और क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज का। क्यों सांस फूलती है? ना, क्या इजियर है? सर इनहेल करना इजी है।
हैं? इनहेल करना इजी है। किसी और का अनुभव? इनहेल इजी है, मैंने ज्यादा तो देर सबसे तक रुक पहले यही नहीं पाए बोला एक्चुअली था। ना। सांस रुक सकते हैं ज्यादा देर तक इनहेल करके। नीरज सर, आपका क्या कहना है? इनहेल इजी है क्योंकि हमने हमने अपने को प्रिपेयर कर लिया ना इनहेल के लिए, इनहेलेशन के लिए। नहीं सर, इनहेलेशन, फिर गलत, हाँ फिर गलत। बताइए। जब हम एक्सेल करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो प्लस जाता है, हमारा जो हाँ। ये ऑक्सीजन। हमारा जब ये हमारा वैक्यूम डेवलप हुआ, लंग्स में वैक्यूम डेवलप हुआ सर। वैक्यूम डेवलप क्यों हुआ कि हमारे लंग्स में जो डेड स्टॉक है या जो रेजोनेंस बचा हुआ हमारे पास में वो 160 ml है, तो हमारे लंग्स पिचके नहीं है, खुले हुए हैं। तो जैसे ही आपने एक्सेल किया और आपने होल्ड किया तो एक वैक्यूम डेवलप हुआ, और इधर हमारे ब्रेन ने जो है वहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होना शुरू हुआ तो ब्रेन का एक अर्ज आया कि इनहेल करो। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक वैक्यूम बना हुआ है, ऊपर से प्रेशर है 1 का। जैसे ही आपने थोड़ा सा लूज किया, आपकी एयर एकदम आपके अंदर भरेगी। एक्सेल करना इजी इजी नहीं है, एक्सेल करने में ताकत लगती है। राइट नाउ आप लोगों से आपने फील किया। इंजीनियर सुनीता, आपका आपने क्या फील किया? सर मेरा एक्सेल तो अपने आप ही हो जा रहा था। मतलब मैंने ब्रेथ रोकने की कोशिश करी, तो धीरे 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 अपने आप ही छूट जा रहा था। हाँ, तो वो अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, आप एक बार करिएगा, कल अपना अगले हफ्ते मिलेंगे, आप कोशिश करिएगा, विच इज इजियर। ठीक है ना? क्योंकि हम वैक्यूम डेवलप करते हैं, हमारी थोरोसिक फैलती है, यहाँ पे हमारी मसल्स हैं, वो हमारे लंग्स को। और दूसरा हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम का रोल है, हमारे लंग्स का रोल है। एंड ये आपका जो अर्थ का जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटी बोलते हैं ना, है ना, ग्रेविटी है। ये सब चीज मिलके हमारा एक प्रेशर डेवलप करते हैं और फटाक से हवा अंदर जाती है। आप देखिए एकदम अंदर जाती है हवा, महसूस होती है। राइट नाउ सीपीओडी पेशेंट, अस्थमा पेशेंट में क्या होता है, जो एल्वोलाई होती है उनकी, जब वो सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उनका धीरे धीरे छोटा हो जाता है। जब ये छोटा हो जाता है तो एक्सेल पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड में। जब कार्बोनिक एसिड का लेवल बढ़ता है, ठीक है, पल्मोनरी एसिडोसिस होने लगती है, और उसको सांस फूलने लगती है, क्योंकि वो तेज तेज सांस लेता है, ताकि वो जो ब्लड के अंदर जमा है और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनिक एसिड उसके वो उसको वो बाहर कर सके। और वही वो फेल होता है, इसलिए बार बार इनहेल करता है। हम लोग जो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यंग हैं, तो हम लोग आराम से इनहेल एक्सेल कर पाते हैं। राइट नाउ हाँ जी। आया मजा? नहीं आया? आया। चलो 5 मिनट और, ठीक है। इतना इतना एक हफ्ते में आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कोशिश करिए अपने आप को सोहम सुनने की। सोहम है, श्री राम है, जय जय राम है, कौन सी आवाज आपके इनहेल और एक्सेल के बीच में चल रही है? ठीक है, आप ध्यान लगाइए, अपना देखिए, आप ढूंढिए कि आपकी बॉडी में जो गति है उसमें कोई आवाज है या साइलेंट है। अगर आवाज है तो कौन सी है? अगर आपने ये सुन ली, अगर आपने ये सुन ली, आप अपने आप को सुनना सीख जाइए। ठीक है, अगले लोग, आप सब लोग जल्दी आइएगा, हम इस पे और, क्योंकि ये अभी तो मतलब ट्रेलर है, मतलब इसका तो अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है ये। अभी हम लोग जाएंगे
उसके साथ में हम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद में हम मेडिटेशन करेंगे। प्राणायाम में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी जो ब्रीथ की स्पीड है उसका क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, कौन सा हार्मोन हमारा जनरेट हो रहा है जो हमको अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप लोगों का खाने का टाइम होगा, ठीक है। मैंने आधा घंटा कल लिया था, मैंने आधा घंटा पूरा कर दिया। अब इसके बाद भी अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया हो, स्वागत है आपका, जितना आता है मैं बताने में कोशिश करूँ। जो नहीं आता है वो फिर आप ढूंढ के मुझे बता देना। सर मेरा प्रश्न ना आज की क्लास से नहीं है, वो थर्ड लेक्चर से है, जिसमें मैंने बताइए। पहले भी आपसे पूछा था कि जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, इसमें आपने ना सबके टाइमिंग्स लिखाए थे। तो इसमें एक टाइमिंग मिसिंग है, 7 PM से 11 PM। देखिए मैं आपको बताऊं सुनीता जी, बहुत सीधी बात जी सर। ईमानदारी की, याद तो मेरे को भी नहीं है। क्योंकि ठीक ये है। 4-4 घंटे का हो रहा है ना सर। हाँ, तो नहीं नहीं, वो मैं एग्जैक्ट क्लास में आपको भी बात चार हुई थी। अगली हाँ क्लास में आप आइएगा, मेरे पास लिखा रखा है, अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। अभी मेरे ठीक है पास सर। मैं आपको दिखाऊं तो अभी मेरे पास ये इतने सारे पेपर अभी मेरे पास केवल ब्रीथ के होते हैं, ये सब हाथ से अच्छा लिखे हुए। बाप रे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये सब हाथ से लिखे हुए मेरे पास पेपर है, इसलिए मैंने पूरा ना किया। ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं कहीं अगर भूलूं तो जरा मेरी निगाह में रहे कि हाँ भाई है सामने। पर जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, लेकिन मैंने इसलिए रख लिया था कि बंदूक साथ में रहे, जरूरत नहीं पड़ी अभी।